हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो ना इसमें मैंने लास्ट क्लास में कराया था आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो आज हम करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में, और उसके बाद हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, तो आज हम ये क्लास में करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होंगे? ये डज नॉट पजेसेस लस्टर, यानी कि ये जो शाइनी सरफेस होती है, ओके, तो वो क्या है, ये लस्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, शाइनी सरफेस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बनाते। यानी कि हम बोल सकते हैं जो मेटल्स होते हैं उनमें तो लस्टर प्रोड्यूस होता है। ओके, ये क्या करते हैं, ये लस्टर प्रोड्यूस नहीं करते या फिर पजेस नहीं करते हैं, अपने पास ये शाइनिंग सरफेस नहीं रखते हैं। अब एक्सेप्शन होता है इसका आयोडीन का। ओके, तो एक्सेप्शन क्या है हमारे पास? आयोडीन। मतलब कि हम बोल सकते हैं आयोडीन जो होगा वो लस्टर को पजेस करेगा, उसके अलावा और कोई सा भी नॉन मेटल लस्टर को पजेस नहीं करता है। इसके अलावा क्या होगा? दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, यानी कि अगर हम देखें मेटल के जस्ट अपोजिट हो रहे हैं। मतलब कि मेटल कैसी थी? हार्ड थी, है ना, ब्रिटल नहीं थी। और इसके अलावा अगर हम देखें डक्टाइल था, बट इसमें क्या है, ये सॉफ्ट है, ब्रिटल है, और ये नाइदर मीलेबल है और डक्टाइल भी नहीं है ये नेचर में। यानी कि हम बोल सकते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी नॉन मेटल की, वो मेटल के जस्ट ऑपोजिट हो रही हैं, है ना। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग तो ये बैड कंडक्टर्स हैं। कैसे बैड कंडक्टर्स? यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी इनमें इजीली फ्लो नहीं हो सकती। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे NaCl होता है, ओके, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो Cl तो इसमें क्या है, नॉन मेटेलिक पार्ट है, और ये मेटेलिक पार्ट है, तो क्या सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी इससे ही प्रोड्यूस होगी? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो रहता है क्या, ये प्योर जो सब्सटेंस होगा, यानी कि क्लोरीन इसमें, है ना। ये आयंस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे हम किस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ ये जो प्योर मेटल्स हैं, सॉरी प्योर नॉन मेटल है, जैसे हम बोल रहे हैं क्लोरीन, है ना, ये हमारे पास तो आयन बन गया। तो आयंस में तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाते हैं। बट अगर हम क्लोरीन की नॉर्मली बात करें तो ये कंडक्ट नहीं करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को, और ना ही हीट को। या फिर हम बोल सकते हैं दूसरी चीज, बैड कंडक्टर्स हैं। ओके, दूसरी अगर नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, दे आर नॉन सोनोरस। अब सोनोरस क्या होता है? जैसे हम लोग मेटल के ऊपर कुछ भी चीज से हम मारे उसमें, है ना, मेटल को, जैसे हम बोल सकते हैं हथौड़ी से या फिर किसी और चीज से हमने उसको प्लेट से, है ना, पहुंचाया। तो मतलब यहाँ पे जैसे हमने मेटल लिया, तो मेटल को हम लोग इसको पंच करें किसी चीज से, मेटल से ही बोल रहे हो, तो एक टाइप का टिन टिन साउंड आता है, या फिर अलग टाइप का एक साउंड होता है जो कि काफी टाइम तक रहता है। जैसे मंदिर में रहता है, घंटा रहता है मंदिर में, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसको बजाते हैं तो आवाज आता है, सोनोरस साउंड प्रोड्यूस होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ऐसा कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, तो ये क्या बोल देंगे हम इसको? नॉन सोनोरस है, यानी कि इसमें कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं इसकी नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है जस्ट ऑपोजिट होती हैं मेटल से। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज देखें तो दे हैव जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब एक्सेप्शन क्या है इसमें? डायमंड और ग्रेफाइट। नॉर्मली क्या होगा इसमें, अगर हम देखें तो मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, और अगर हम वही मेटल की बात करें तो मेटल में हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मैंने बताया था अप्रोक्सीमेटली अबव द 700 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होता है मेटल का मेल्टिंग पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं जो खींचने की, है ना, कैपेसिटी होती है, ये कम होती है ना। इलास्टिसिटी में इसमें कम होती है। और हम इसकी बात करें तो डेंसिटी भी इसमें कम होगी। डेंसिटी मतलब हम बोल सकते हैं कि एक स्क्वायर फीट में या एक पर्टिकुलर एरिया में या वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। तो वैसे हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होंगे, कम ही डेंसिटी होती है। जैसे सपोज करो हमारे पास P4 होता है, तो P4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है, मैं बना के दिखा देता हूँ। ओके, ये एक फॉस्फोरस है, इधर से एक फॉस्फोरस यहाँ, और एक यहाँ पे। तो इस टाइप से अगर मैं बनाऊं तो ये बन गया हमारे पास P4 का स्ट्रक्चर। तो इसमें काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है इनके एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में। तो ये होगा हमारे पास, बोल सकते हैं लो डेंसिटी होती है इसकी। वैसे ही S8 भी होता है, तो S8 एक तरह से बोट टाइप का दिखता है ना। तो वैसे इसमें क्या होगा, मतलब कि बोल सकते हैं लो डेंसिटी वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। और अगर दूसरी चीज देखें इसके अलावा मेटल्स में, तो मेटल्स में हाई डेंसिटी होती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, उनमें मेटल टू मेटल बॉन्ड बनता है ना। अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, और इसकी अगर हम बात करें तो अट्रैक्शन फोर्सेस कम है, तो इसी वजह से इसमें क्या होगा, बोल सकते हैं कि डेंसिटी कम होती है। और अगर हम देखें दूसरी चीज इसके अलावा क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, दे में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और मेटल्स ज्यादातर हम बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट होती है। मरकरी की बात करें तो मरकरी नहीं होता है, बट इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सभी
सभी स्टेट्स में ये प्रेजेंट हो सकता है अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें। ओके, जैसे सॉलिड्स में अगर हम देखें तो डायमंड प्रेजेंट हो गया, लिक्विड्स की बात करें तो हम कोई सा भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं लिक्विड्स में, है ना, जैसे क्लोरीन गैसेस में प्रेजेंट हो जाता है ना। और वैसे ही हम बोल सकते हैं जो नाइट्रोजन हुआ वो लिक्विड नाइट्रोजन में प्रेजेंट होता है। वैसे ही हम बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैसेस जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसके बाद हमारी ये प्रॉपर्टीज हो गई हैं खत्म, मतलब नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो सब खत्म हो गई हैं। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से काफी टाइम आते हैं। तो केमिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है, तो केमिकल के साथ में जैसे सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स और विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन होगी मेटल की तो हमारे पास सबसे पहले हम देख सकते हैं कि मेटल की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ये मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे। अब मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे Mg से रिएक्शन कराया हमने तो Mg प्लस O। ओके, तो इस टाइप से अगर रिएक्शन होगी तो MgO बनेगा। अब ये कैसे हो रही है रिएक्शन, इसको बाय द टाइम हम समझें तो ये ऐसे हो रही है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन में क्या होगा, स्टेप वन में होगा इस टाइप से Mg क्या होगा, Mg प्लस टू में जाएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और प्लस इधर ये हो जाएगा। और स्टेप टू की बात करें तो क्या होगा, स्टेप टू यहाँ पर तो Mg ओ सॉरी ऑक्सीजन का आएगा स्टेप टू। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स इसने रिलीज किया उसको ये गेन करेगा और क्या करेगा, O2 माइनस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यानी कि ये प्लस आयन और ये नेगेटिव आयन ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ओवरऑल MgO का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि जो क्या होगा, मेटल्स की जब रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ में तो मेटल के ऑक्साइड्स बनेंगे। अब जब मेटल के ऑक्साइड्स बन गए तो मेटल के ऑक्साइड्स भी तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज रखते होंगे। देखो, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर देखते हैं। सॉल्युबिलिटी मतलब वाटर के साथ में कैसे रिएक्ट करेंगे, सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे ना। तो जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल। देखो, मेटल ऑक्साइड्स की बात हो रही है, ये याद रखना, मेटल्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, है ना। तो मेटल ऑक्साइड्स क्या है, जनरली इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, लेकिन अगर हम दूसरी चीज बात करें वहीं पे कि एक्सेप्शंस क्या है इसमें, तो सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड्स होंगे तो वो क्या होंगे, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब ये याद रखना, मेटल ऑक्साइड्स बोल रहे हैं यानी कि सोडियम ऑक्साइड होगा या हाइड्रोक्साइड होगा, और अगर हम इसमें देखें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। बट अगर हम बात करें सोडियम की या फिर पोटेशियम की तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। याद होगा आपको कि बहुत ज्यादा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और इससे ब्लास्ट भी हो सकता है। ओके, तो सोडियम जो प्योर मेटल है उसको डायरेक्टली हम लोग इन्वॉल्व नहीं करा रहे हैं रिएक्शन में, इसकी मेटल ऑक्साइड्स बना के हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं। तो क्या बनाएगा, ये एल्कली बना सकता है। ओके, तो इस टाइप से हम इसकी रिएक्शन भी देख सकते हैं। तो Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है ये हमारा, प्लस H2O। अब H2O के साथ में जैसे ही हमने रिएक्शन करवाई तो 2NaOH का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। इस टाइप से हम बोल सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या है, K2OS प्लस H2O सेम ही रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर KOH बन जाएगा, ये भी दो बनेंगे मॉलिक्यूल्स और ये भी एक्वस में रहेगा। तो यानी कि इस टाइप से हमारी जो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ऐसे हम शो कर सकते हैं रिएक्शन वाइज। ओके, अब इसके बाद दूसरा जो प्रॉपर्टी होगी इसकी मेटल ऑक्साइड की तो वो होगी ऐसे बेसिक या फिर एम्फोटेरिक नेचर। तो बेसिक नेचर क्या होता है हमारे पास, जैसे बेसिस को फॉर्म करे हैं ना तो बेसिक नेचर हो गया। और अगर एम्फोटेरिक नेचर का मीनिंग होता है एसिड और बेसिस दोनों टाइप से ये रिएक्शन करें तो उसे हम बोलेंगे एम्फोटेरिक नेचर। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको बेसिक नेचर क्या है, मीनिंग इसका। तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, तो यानी कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। और अगर हम देखें तो डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एल्कलाइन सॉल्यूशन। ओके, एल्कलाइन सॉल्यूशन ये प्रोड्यूस कर सकते हैं वाटर के साथ में रिएक्ट करके, जैसे हमने अभी अभी देखा था NaOH बन रहा था उसमें, है ना। और अगर हम देखें तो दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि रिएक्शन भी होती है एसिड के साथ में। तो इस टाइप से हम दोनों को समझ सकते हैं, यानी कि दोनों के साथ में रिएक्शन हो रही है तो फिर एम्फोटेरिक नेचर है। और कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड्स है जो कि सिर्फ बेसिक नेचर शो करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके एग्जांपल्स में। तो MgO प्लस H2SO4, तो ये क्या होगा, MgSO4 यानी कि सॉल्ट बन गया प्लस H2O वाटर ये रिलीज हो गया। तो ऐसे हम लोग रिएक्शन को करवा सकते हैं CuO प्लस H2SO4। ओके,
ये क्या करेगा यहाँ से रिएक्शन में CuSO4 यानी कि सॉल्ट प्लस फिर से वाटर यहाँ पे रिलीज हो गया। अब ये हम बोल सकते हैं क्या, सम मेटल ऑक्साइड शोज एम्फोटेरिक नेचर, यानी कि ये बेसिस के साथ में भी रिएक्शन कर सकते हैं और एसिड के साथ में भी रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं Al2O3। Al2O3 को हमने जब 6HCl के साथ में रिएक्ट करवाया तो हमारे पास ये बन गया AlCl3 और ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स प्लस 3H2O वापस। अब ये हो गया हमारे पास रिएक्शन विद एसिड। देखो यहाँ पे एसिड लिया हमने, अब इसी को हम बेस के साथ में अगर रिएक्शन करवाएं तब क्या होगा, Al2O3 को चेंज तो नहीं किया हमने रिएक्टेंट में, Al2O3 यहाँ पे ऊपर भी था और यहाँ पे भी Al2O3 ले लिया हमने। अब हम इसको सिर्फ किसके साथ में, बेस के साथ में रिएक्शन दे रहे हैं, तो NaOH के साथ में रिएक्ट करवाया तो ये हमारा बन जाएगा NaAlO2 ओके प्लस H2O। ये हमारे पास ऐसे बन सकता है ओके। तो सोडियम एल्यूमिनेट हम इसे बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट ओके, नाम याद रखना, कभी कभी लिखने में हेल्पफुल हो जाता है। और इसके अलावा एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका नाम तो याद ही रहेगा है ना, इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओके। तो इस टाइप से हम लोग इसके नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर और एग्जांपल लेना चाहूं मैं तो और एग्जांपल्स लिख देता हूं, जैसे कि ZnO। तो ZnO को जब हम HCl के साथ में रिएक्ट करवाएंगे 2 मोल्स ऑफ HCl तो ZnCl2 बनेगा प्लस H2O जो हम बोल सकते हैं कि वाटर साथ में रिलीज होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो ZnO की ही रिएक्शन हम अगर किसके साथ कराएं, बेस के साथ में, यानी कि NaOH के साथ में रिएक्शन करवाएं तब क्या होगा, तो यहाँ से Na2 और ZnO2 ये इस टाइप से ये रिएक्शन हो जाएगी प्लस H2O ये रिएक्शन हो जाएगी यहाँ से ओके। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं इसमें ऐसे रिएक्शन हो रही है ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी ओके। तो जो रिएक्शन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम के साथ में जब रिएक्शन होगी तो जब ये क्या होंगे, दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं ये, मतलब कि हम एक एक मेटल को पर्टिकुलरली उनकी रिएक्शंस को देख रहे हैं। तो ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, दे कंबाइन विद ऑक्सीजन ओके, दे कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर इवन एट द रूम टेम्परेचर टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, यानी ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बना करते हैं। तो बोल सकते हैं जो जब सोडियम और पोटेशियम जो मेटल्स हैं ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, ये अगर हम एयर में ओपनली छोड़ दें तब भी कभी कभी ऐसा होता है कि ये आग पकड़ लेते हैं ना, यानी कि फायर अपने आप ही इसमें लग जाती है। और अगर हम इसको वाटर में डाल दें तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, यानी कि ब्लास्ट हो सकता है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे मैं इसकी रिएक्शंस को मैं लिख रहा हूँ 4Na प्लस O2, ये हो जाएगा हमारे पास 2Na2O, ये एक टाइप से रिएक्शन हो गई। और अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम भी सेम ऐसे ही रिएक्ट करेगा और ये यहाँ पर K2O, ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड बन गया और उधर सोडियम ऑक्साइड बन गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और लेड की अगर हम देखें रिएक्शंस तो इसमें एक ऑर्डर आता है रिएक्शन में। रिएक्शन में क्या ऑर्डर आएगा, तो सबसे ज्यादा जो Mg है वो रिएक्ट करेगा ओके, प्लस फिर उसके बाद Al यानी एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा। हम सारी रिएक्शंस ऑक्सीजन के बेसिस पर कर रहे हैं, ऑक्सीजन के अगर ऑक्सीजन से हम रिएक्शन करवा रहे हैं तब क्या हो रहा है ओके। तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ में बहुत ज्यादा हाई होगी, एल्यूमिनियम के साथ में उससे थोड़ी सी कम और Zn में उससे कम और Pb में सबसे कम, इनके चारों के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम के साथ में जब रिएक्शन होगी तो Al प्लस 3O2 ये क्या करेगा 2Al2O3। और इसके अलावा अगर हम मैग्नीशियम में अगर देखें तो Mg प्लस O2 ये क्या करेगा MgO, या फिर हम बोल सकते हैं 2MgO, यहाँ पे 2Mg ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इस टाइप से रिएक्शन हो सकती है। वैसे हम ZnO और PbO भी बना सकते हैं ओके। इस टाइप से हम लोग रिएक्शन इनकी करवा सकते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने ये बता दिया, ये किसके बेसिस पे है, विद रिस्पेक्ट टू, या फिर हम बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके, रिएक्शन विद ऑक्सीजन ओके। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन के साथ में ही जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तब ये ऑर्डर है। मैग्नीशियम के सबसे ज्यादा
रिएक्शन होगा, उससे भी ज्यादा हम बोल सकते हैं सोडियम और पोटेशियम के साथ में बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ये हम कंट्रोल कर सकते हैं Mg वाली रिएक्शन को। लेकिन सोडियम पोटेशियम को अगर हमने रिएक्ट करवाया तो बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहां पे होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं आयरन के साथ में रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा, तो ये क्या होगा, डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यानी कि ये रिएक्शन नहीं करेगा जनरली, अगर हम देखें तो बर्न नहीं करेगा, यानी कि कॉजिंग जैसे कंबस्टन होता है ना आयरन का, तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, बाय द टाइम आयरन ऑक्साइड बनने लगता है। आयरन का ऑक्साइड कैसे, या तो Fe2O3, आप लोगों ने देखा होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। इसकी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन, है ना। तो ये हम बोल सकते हैं कि जब आयरन होगा और एक्सपोज होगा एयर में, तो ये मॉइस्चर के साथ में जब भी इंटरेक्ट करेगा तो साथ साथ ऑक्सीजन को भी इंटरेक्ट करेगा, तो हम इसके साथ में क्या करेंगे, ये जब रिएक्शन होगी तो इस टाइप से होगी, देखो 3Fe प्लस 2O2, और ये रिएक्शन हमने जैसे ही कराई तो Fe3O4। ओके, तो इस टाइप से हम रिएक्शन को करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं हो रही है, और जब भी रिएक्शन हो रही है तो ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, और अगर हम देखें तो कॉपर की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो मेटल है, तो कॉपर डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यानी कि ये बर्न बिल्कुल भी नहीं करेगा, और फिर से हम बोल सकते हैं ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं इसमें भी कोरोजन जैसी ही प्रोसेस हो रही है, CuO, इस टाइप से ये रिएक्शन होगी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के साथ में तो ये कोई सी भी टाइप की रिएक्शन नहीं देंगे, यानी कि नो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इस टाइप से हम बोल सकते हैं इनको कि रिएक्शन इनकी ऑक्सीजन के साथ में नहीं होगी। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक और प्रोसेस होती है ऑक्सीजन के साथ में ही जब रिएक्ट करवाते हैं, तो एनोडाइजिंग प्रोसेस होती है। ओके, तो एनोडाइजिंग क्या होता है, देखो इट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हम बनाया है अभी, Al2O3 हमने बनाया था, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो हम क्या कर देंगे, ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम आर्टिकल्स, यानी कि एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स के ऊपर ये ऊपर मतलब कि एक तरह से कोटिंग अपने आप होने लगती है। ओके, बाय द टाइम, है ना, टाइम के अकॉर्डिंगली हो सकती है ये रिएक्शन हो जाती है, कि जैसे एक्सपोज कर दिया ऑक्सीजन के सामने या फिर एनवायरनमेंट में ऐसे ही रख दिया हमने एल्यूमिनियम को, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, फिर हम बोल सकते हैं अपने आप ही कोटिंग होने लगती है एल्यूमिनियम के जो आर्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इट प्रोटेक्ट्स द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम आर्टिकल फ्रॉम कोरोजन, यानी कि ये क्या करेगा, जो कोरोजन रिएक्शन होनी है, मतलब जैसे रस्ट लगती है ना जंग, तो जब रस्ट लगती है तब क्या होता है, जो मेटल होता है वो 100% पूरा धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। तो अब ये अगर ये कोटिंग हो गई एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तब क्या होगा, एल्यूमिनियम में रस्ट लगना या फिर हम बोल सकते हैं उसका जो कोरोजन होना है वो नहीं होता है, मतलब कि रिएक्शन को बहुत ज्यादा स्लो कर देगा ये बनने से। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, एनोडाइजिंग ऐसी प्रोसेस है जिससे कि हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ कोरोजन को रोका जा सकता है। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होती है एक रिएक्शन, है ना, बट वो दूसरी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग उसको पढ़ेंगे आगे। ओके, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग अलग होता है, यहाँ पे हम लोग कोरोजन और एनोडाइजिंग की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे चलते हैं एनोडाइज, अनदर एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट द ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजिली टू गिव ब्यूटीफुल लुक टू द आर्टिकल, यानी कि जो ऑक्सीजन, जो हमारे पास ऑक्सीजन की जो लेयर बनी है, ओके, तो ऑक्साइड की जो लेयर बनी है ऊपर किसी के भी, मतलब जो बोल सकते हैं एल्यूमिनियम के जो ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनी है, तब हम क्या करेंगे इसके साथ में कि इसको हम डाई कर सकते हैं, मतलब कलर कर सकते हैं एक तरह से, और इसको जो आर्टिकल्स होंगे हमारे मल्टीपल कलर्स में उसको आराम से इजीली उसको कलर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे वो आर्टिकल्स होंगे या फिर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो अच्छे से ब्यूटीफुली दिखने लगेंगे। ओके, तो इस टाइप से हम इनकी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो एनोडाइजिंग यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो अगर हम देखें तो रिएक्शन विद मेटल्स ऑफ वाटर, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो वाटर के साथ में रिएक्शन होती है तो वो होती है हाईली एक्सोथर्मिक, जैसे इसमें भी हो रही थी हमारे पास जो रिएक्शन थी, तो हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाईली क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक मतलब कि हीट बाहर निकलेगी। ओके, क्या बोल सकते हैं हम, हीट निकलेगी इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या रिएक्शन होगी, जो इसमें प्रोडक्ट काफी स्टेबल बनता है। यानी कि सबसे पहले अब हम देखें तो सोडियम यानी कि Na एंड पोटेशियम की अगर बात करें तो ये किस टाइप से रिएक्शन करेंगे, तो ये हम बोल सकते हैं ये ऐसे रिएक्शन करेंगे, Na सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड और 2
NaOH एक्वस प्लस H2 गैस। ये हम लोग रिएक्शन देखते भी हैं, करते भी हैं ना, ये ब्लास्ट वाले रिएक्शन होती है इसके साथ में। तो H2 के साथ में जैसे ही हमने इसको रिएक्ट करवाया तो हम बोल सकते हैं ये एक तरह से हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और एक्सप्लोजन के साथ में ये रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें H2 जो गैस है वो निकलती है। यानी कि हम एक चीज समझ सकते हैं कि जितनी भी मेटल्स होंगी वो वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो H2 गैस ही इवेपोरेट होगी, या फिर हम बोल सकते हैं साथ में निकलेगी। ओके, अगर हम पोटेशियम के साथ में रिएक्शन देखें इसकी, तब भी सेम ही रिएक्शन होने वाली H2O और ये 2KOH एक्वस, ये भी रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है और H2 गैस इसमें भी निकलती है। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारे पास, तो नेक्स्ट एलिमेंट हम ले लेते हैं, या फिर नेक्स्ट जो मेटल है हमारे पास सेकंड नंबर की, उसे हम बोल रहे हैं कैल्शियम, Ca। तो जब कैल्शियम के साथ में रिएक्शन होगी तो फिर से वही सेम रिएक्शन होनी है। ओके, 2H2O और इसके बाद CaOH ट्वाइस। ओके, इसमें क्या हो रहा है, 2H2O और यहाँ पे H2। ओके, मॉलिक्यूल यहाँ पे गैस का निकल रहा है। ओके, H2 गैस हम बोल सकते हैं यहाँ से ऐसे रिलीज हो रही है, यानी कि रिएक्शन तो सभी में सेम होगी। और अगर हम देखें मैग्नीशियम के साथ में, तो Mg कब रिएक्ट करेगा, हम बोल सकते हैं हॉट वाटर होगा तब। ओके, तो जब हॉट वाटर होगा यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम आते जा रहे हैं तो वैसे रिएक्शन ना स्लो होती जा रही है। यानी कि पहले क्या था, एकदम एक्सप्लोजन के साथ में रिएक्शन हुई, फिर थोड़ी कंट्रोलेबल रिएक्शन हुई यहाँ पर, है ना। कंट्रोलेबल रिएक्शन के बाद अब हमें क्या करना पड़ता है, हाईली मतलब कि थोड़ा सा एनर्जी देनी पड़ रही है हमें, है ना। जो मैग्नीज से अगर हमें रिएक्शन करवानी है तब हमें रिएक्शन को क्या करना पड़ रहा है कि बोल सकते हैं एक तरह से एंडोथर्मिक टाइप की थोड़ी सी रिएक्शन करवाने पड़ रहा है ना, या फिर हम बोल सकते हैं हीट है वो थोड़ी सी हमें देनी पड़ रही है विद द वाटर है। ओके, वार्म वाटर या हॉट वाटर के साथ में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तब MgOH ट्वाइस बनेगा प्लस जो H2 है वो गैस निकलेगी, है ना। रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यानी कि एक क्या बन रहा है हमारे पास, हाइड्रोक्साइड बन रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और दूसरा H2 जो गैस है वो रिलीज हो रही है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो मैग्नीशियम को जब हम स्टीम के साथ में रिएक्ट करवाएं, देखो हॉट वाटर होता तो H2O ही है ना। स्टीम क्या है, स्टीम भी H2O है लेकिन गैसियस स्टेट में, यानी कि काफी हाईली एनर्जी को अपने पास में रखता है ना। तो इस टाइप से हम इसको एनर्जी के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, सॉरी वाटर की जो एनर्जी है उसके साथ में हम रिएक्शन करवा रहे हैं मैग्नीशियम की, तब MgO बन रहा है और साथ साथ H2 गैस रिलीज हो रही है। आप देख सकते हैं हम लोग के जो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि OH2 बन रहा है, यानी कि हाइड्रोक्साइड बन रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, MgO बन रहा है ना। और ये जो गैस है H2, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये डबल हो जाएगी। यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल निकल रहा था H2O का, तो यहाँ पे डबल हो जाएगी, क्योंकि हमने और ज्यादा इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी है इसके लिए। ओके, क्योंकि हमें पता है हॉट वाटर की जो एनर्जी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द स्टीम। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो लेड होगा, तो लेड या फिर सिल्वर या गोल्ड। अब हम इसके जो एनर्जी सॉरी ये जो रिएक्शंस हैं इसका हम लोग एक देख लेते हैं, क्या एक ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ओके, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, विद द रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन विद वाटर। ओके, रिएक्शन विद वाटर, तो रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ में करें तब क्या होगा, तो यहाँ पे KNa फिर CaMg, तो AlZnFePb, और अगर हम देखें CuAg एंड लास्ट में AU, तो इस टाइप से ये रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और रिएक्शंस करेंगे मेटल्स की, जैसे कि डाइल्यूट एसिड्स के साथ में या कंसंट्रेटेड एसिड के साथ में, और रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल।